एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और आज 8 अप्रैल का इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल्स और न्यूज एनालिसिस हम करेंगे। और आज के डिस्कशन में हम ये देखेंगे कि यूपीएससी से जुड़े हुए जो टॉपिक्स हैं उन पे एक्चुअली हम सबको एनालिसिस कैसे करनी है। मुझे बहुत सारे बच्चों ने ये पूछा कि मैम हम जब भी कोई आर्टिकल को देखते हैं तो जैसे आप बता देती हैं कि ये GS2 में आ सकता है, ये GS3 में आ सकता है, वो हम कैसे पता लगाएं। तो उसके लिए जरूरी ये है कि जब भी आप मेरे चैनल पे आए, जो नए हैं वो पहले सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने कर रखा है वो इस बात को समझें कि सिलेबस आप हमेशा लेके बैठे। अगर आप सिलेबस लेके बैठेंगे तो सबसे बड़ा एडवांटेज आपको ये मिलेगा कि आप ये जान पाएंगे कि ये टॉपिक कहाँ फिट बैठ सकता है। दूसरी चीज ये है कि क्वेश्चन एंड आंसर्स आप लेके बैठे, काहे के क्वेश्चन आंसर प्री के और मेंस दोनों के। जो बच्चे फ्रेशर्स हैं, जो कैंडिडेट्स कहना चाहिए, बच्चे तो नहीं है ऑफ कोर्स, जो फ्रेशर्स हैं जिनको नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, वो हमेशा सिलेबस को अपने साथ लेके बैठे, क्वेश्चन एंड आंसर्स को लेकर के बैठे। मतलब एकदम टैली नहीं करना है, लेकिन अगर देखते रहेंगे तो आपको याद रहेगा और आप जोड़ पाएंगे उन आर्टिकल्स को अपनी तैयारी में। ये तो होगी पहली बात। दूसरी बात ये कि जो तैयारी करके आ रहे हैं, जो तैयारी करते रह रहे हैं, वो हमेशा ये सेग्रीगेट करने की कोशिश करें या डिवाइड करने की कोशिश करें कि GS1, GS2, GS3 और GS4 चारों पेपर में आपको ये आर्टिकल कहाँ पे फिट बैठता हुआ लगता है क्वेश्चन पेपर्स के आधार पे। इसके लिए जरूरी है कि आप पिछले सवालों को देखें और समय समय पे उनकी प्रैक्टिस करते रहे। मैं हमेशा कहती हूँ कि इससे सुनने से कुछ नहीं होगा, आपको लिखना भी पड़ेगा, राइट। तो जो भी आर्टिकल जैसे आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ, सपोज मैंने RBI को डिस्कस किया कल कि RBI ने अपना रेपो रेट चेंज नहीं किया है, अनचेंज है, तो तुरंत आप जाके मेंस के सिलेबस में ये देखिए कि कहाँ बैठता है। जैसा कि मैं जानती हूँ GS3 का पार्ट बनता है, क्योंकि GS3 में इकोनॉमिक के सवाल आते हैं, डेवलपमेंट वाले, ठीक है। GS1 में भी आते हैं, पर जो मेजर पार्ट है वो GS3 में आता है। तो GS3 में जाइए मेंस सेक्शन में और देखिए कि पिछले ईयर्स में या प्रीवियस ईयर्स में कौन कौन सवाल बने हैं। तो उस हिसाब से आप प्रैक्टिस चालू करिए। जब आप मेंस की तैयारी करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका प्री वाला सेक्शन है वो भी कवर होता चलेगा। ये मेरी सजेशन है, मेरी राय है आपको। अगर ये आपको हेल्प करती है तो प्लीज मुझे कमेंट बैक करिएगा। और जो बच्चे आज जुड़े हैं मेरे चैनल पे वो सब्सक्राइब कर ले और हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आपको हमेशा नया वीडियो आपको समय से मिलता रहे। अच्छा, आज का पहला आर्टिकल है बजट इज क्लियर। ये आज का मतलब कल का आर्टिकल डिस्कशन है 8 तारीख का, आज 9 तारीख है, ठीक है। सो बजट इज क्लियर, द स्टेज सेट फॉर इंडियाज बिगेस्ट फैसिलिटी टू प्रोब द यूनिवर्स, ठीक है। LIGO, LIGO इंडिया का जो प्रोजेक्ट है, इंडिया विल बी 5th नोड इन द वर्ल्ड टू डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव्स। तो इससे हम क्या पता लगाएंगे इस प्रोजेक्ट से? ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में LIGO के द्वारा पता चलेगा। इसके अगर हिस्ट्री में अगर आप जाएंगे तो ये डेफिनेटली इंडिया का इंडिविजुअल प्रोजेक्ट तो है नहीं, किसी विदेश में कुछ ऐसा घटना घटी होगी, फिर हमने उसको यहाँ पे लाया होगा, या फिर विदेश में ऐसा कुछ घटना शुरू हुई होगी जिसपे हमने कंट्रीब्यूट किया होगा, राइट। और अगर ये इंडिविजुअल प्रोजेक्ट होता है इंडिया का तो पहले लिख दिया होता है यहाँ पे कि भाई ये इंडिया का इंडिजिनस प्रोजेक्ट है। लेकिन इंडिया का इंडिजिनस प्रोजेक्ट नहीं है, ये बाहर के विदेशों में पहले ये चीज हो चुकी है, उसमें इंडिया भी सपोर्ट कर रहा है, इस दौड़ में आगे आ रहा है। पढ़ते हैं आर्टिकल को। 7 years after an in principle approval, the government's final go ahead the LIGO project on Thursday paves the way for construction to begin on India's largest scientific facility that will bolster global efforts to probe the universe through the detection and study of gravitational waves। अच्छा, अब इस आर्टिकल के इतने ही चीज को पढ़ने के बाद आप में से कितने ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो मुझे बता सकते हैं कि ये किस में आएगा? ये GS1 में आएगा, 2 में आएगा या 3 का पार्ट बनाएगा? मुझे बता सकते हैं। 4th के लिए तो अगर 4th को हटा दें, 4th एथिक्स का पार्ट है, उसको हटा देते हैं। तो 1 to 3 में अगर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, अभी के अभी वीडियो पॉज करिए, मुझे ये बताइए कि 1 to 3 में किस सिलेबस का ये पार्ट बनेगा, किसमें इसके ऊपर सवाल बन सकते हैं, GS1 में, 2 में या 3 में। जिसका आंसर सही होगा उसको मैं रिप्लाई बैक करूंगी, अगर उसका आंसर ठीक होता है तो। आगे पढ़ते हैं। LIGO और लेजर इंटरफेरोमीटर, इसका पूरा नाम क्या है? लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। LIGO is an international network of laboratories meant to detect gravitational waves, ठीक है। अगर किसी को सिर्फ ये प्री में सवाल पूछना हो, किसी ने पूछा हो, या प्री अगर में बनता है सवाल यूपीएससी के द्वारा, तो सवाल क्या बन सकता है? LIGO or Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory is an international network of laboratories meant to detect gravitational waves। सिर्फ इसको सर्च करने के लिए ये क्या है?
ऑब्जर्वेटरीज का नेटवर्क है जो डिटेक्ट क्या कर रहा है, ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये साइंस का पार्ट है, मैं आपको हिंट दे देती हूं। अब आप सोचिए कहां लाई कर सकता है। ठीक है, साइंस। राइट, आगे बढ़ते हैं। द रिपल्स, और इसके ऊपर भी क्या है, ग्रेविटेशनल वेव्स डैश रिपल्स इन स्पेस टाइम प्रोड्यूस्ड बाय द मूवमेंट ऑफ लार्ज सेलेस्टियल बॉडीज लाइक स्टार्स एंड प्लैनेट्स। ठीक है, इसके बाद क्या और क्या चेक करेंगी ये वेव्स, रिपल इफेक्ट या रिपल्स इन स्पेस टाइम, जो रिपल्स क्रिएट होते हैं वेव्स के द्वारा, जैसे कि ऐसे वेव गई तो इससे क्या होता है, स्पेस टाइम में रिपल इफेक्ट आता है, उसके बारे में आप बात हो रही है। प्रोड्यूस्ड बाय द मूवमेंट ऑफ लार्ज सेलेस्टियल बॉडीज लाइक स्टार्स एंड प्लैनेट्स। ध्यान रखिएगा, जैसे ही कोई सेलेस्टियल बॉडी जब पृथ्वी से टकराती है तो वो एक स्पेस टाइम में या टाइम ग्रेविटेशनल वेव्स एक क्रिएट करती है। जैसे वो हिट करेगी तो उसमें ग्रेविटेशनल वेव्स क्रिएट होती हैं। और स्पेस का जो टाइम है, मतलब एक आप जानते हैं कि पृथ्वी का समय और ब्रह्मांड का समय में एक डिफरेंस होता है, राइट। तो जब कोई भी ऐसी सेलेस्टियल बॉडी हो, चाहे स्टार हो, चाहे वो प्लेनेट हो या कोई भी एस्टेरॉइड हो, जब भी वो अपने जगह से, मतलब ब्रह्मांड से यहाँ पे हिट करता है तो उसका इफेक्ट कैसे काउंट होता है, ग्रेविटेशनल वेव्स में काउंट होता है, राइट। क्योंकि हमारी अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पावर कितना है, 9.8, राइट। जी को हम कैलकुलेट करते हैं, तो उससे रिपल इफेक्ट क्रिएट होता है स्पेस टाइम प्रोड्यूस्ड बाय द मूवमेंट ऑफ लार्ज सेलेस्टियल बॉडीज लाइक स्टार्स एंड प्लैनेट्स। में दो सवाल बनते हैं प्री के लेवल से। पहला क्या है, रिपल इफेक्ट क्या है, दूसरा लीगो क्या है, राइट। उसके साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सेलेस्टियल बॉडीज किसे कहते हैं, क्या स्टार सेलेस्टियल बॉडी है, क्या प्लैनेट सेलेस्टियल बॉडी है। ये हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था। एनसीईआरटी अगर आप क्लास 8 और 9 की एनसीईआरटी पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली किसको कहते हैं सेलेस्टियल बॉडी। ठीक है, नाउ पोस्टुलेटेड ओवर 100 years ago in Albert Einstein's central theory of relativity that encapsulates the current understanding of how gravitation works. Gravitational waves were first discovered in 2015 by two LIGO based in the United States. तो ठीक है, 2015 में यूएस में दो LIGO के जो बेस हैं उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। अभी इंडिया में इसमें आना चाहता है। LIGO India is part of the plan to expand the network of gravitational wave observatories in order to increase the chances of detecting these waves from anywhere in the observable universe and improve the accuracy and quality of information gleaned from them. ठीक है, until now at least 10 events producing gravitational waves have been detected. क्लियर है ना। माइलस्टोन इन इंडियन साइंस में क्या माइलस्टोन क्या हो सकता है, LIGO India is a momentous milestone in Indian science. The country has been an active collaborator in international scientific projects, including the Large Hadron Collider experiment. याद होगा आपको LHG, right? LSC experiment याद है आपको। तो the country has been an active collaborator in international scientific projects, including Large Hadron Collider experiment and the effort to create a thermonuclear reactor. तो ये भी इसके साथ साथ हम इस प्रोजेक्ट में भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं लंबे समय से। अगर आपको याद होगा कि लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर एक्सपेरिमेंट किस लिए हुआ था वो भी पूछा जा सकता है, प्रीम पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। However, it has not built the cutting-edge scientific facility on this scale on its own soil, something that can have huge spin-off benefits in science and technology. LIGO, therefore, is crucial to demonstrating that India can pull off complex science project on its own. ठीक है, तो ये आर्टिकल बनता है, इसमें आपको ये मुझे बताना है कि ये किसका पार्ट बनेगा। आई नो इट वेरी वेल, पर मैं चाहती हूँ कि आप भी इसको गेज करें सिलेबस को एक्सेस करके कि एक्चुअली कहाँ फिट बैठता है। सवाल बनेंगे प्री में और मेंस में सवाल बन सकते हैं डिटेल में। इसके बाद इंडियन एक्सप्रेस के सेकंड पेज पे पूरा इसका आर्टिकल आया हुआ था कल, इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। इसमें साइंस से जुड़े हुए सारे सवाल आपको मिलेंगे और साथ ही साथ फैक्चुअल डेटा भी आपको मिलेगा, उसको फटाफट पढ़ लेते हैं। जो भी लोकेटेड इन हिंगोली डिस्ट्रिक्ट, और जो LIGO है, इंडिया का LIGO है, वो क्या है, LIGO India will be fifth and possibly the final node of the planned network to be located in Hingoli district. कहाँ पे, महाराष्ट्र में लोकेटेड है, about 450 kilometer east of Mumbai. LIGO India is scheduled to begin its scientific runs from 2030. The final approval, including a budget of rupees 2600 crore, has taken several years in coming. ठीक है, तो बजट की बात हो चुकी है, कहाँ पे, हिंगोली महाराष्ट्र में, और हम इसके जो रिपल इफेक्ट्स को जानने के बारे में पता कर रहे हैं। और द फर्स्ट डिटेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स वाज announced, और एक्चुअल डिटेक्शन वाज मेड ऑन सितंबर 2015, कहाँ पे, यूएस में। तो जो LIGO इंडिया का प्रोजेक्ट है काफी प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट है।
इससे इंडिया को भी काफी फायदा होगा। ऑफ कोर्स अगर ऐसा कोई स्पेस टाइम की जो के ऊपर कोई बड़ी स्टडी निकल करके आती है तो डेफिनेटली एक देश के साथ कई देशों को भी फायदा होता ही है। साथ ही साथ LIGO India will be a unique platform that brings together India the frontiers of science and technology of the quantum and the cosmos. The observatory will enable dramatic returns in astronomy and astrophysics. मतलब कहाँ आ सकता है? एस्ट्रोनॉमी में और एस्ट्रोफिजिक्स में। Indian science and technology will leapfrog in a number of cutting-edge frontiers of great national relevance, he said. Right? So experts ने इस बात को बोला। एक्सपर्ट कौन है यहाँ पे? सोरादीप ने इस बात को बताया, जो एक्सपर्ट हैं LIGO इंडिया प्रोजेक्ट के 2011 के हिसाब से। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को इस बात के बारे में बोला। The LIGO detector in India would be similar to the two that are located in the US in Hanford and Livingstone. मतलब यूएस में जो दो LIGO प्रोजेक्ट हैं उनके जैसा ही ये प्रोजेक्ट इंडिया का भी होगा। ठीक है, फैक्चुअल डेटा आपको खुद कलेक्ट करना चाहिए नंबर्स के बारे में। एक्चुअली यूपीएससी इज नॉट अबाउट नंबर्स ओनली, इट इज अबाउट द फैक्चुअल, इट इज अबाउट द कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी है। जब आप इंडियन एक्सप्रेस के साइंस और टेक वाले सेक्शन में जाएंगे तो उसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री आपको मिल जाएगी, जिसमें LIGO क्या है, कैसे काम करता है, उसका क्या बैकग्राउंड है, वो सब आपको मिलेगा। व्हाट इज LIGO इंडिया? द इंडियन नोड इन द ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लैब्स टू प्रोब द यूनिवर्स। LIGO is a momentous milestone. India has never been a cutting-edge scientific facility on this scale on its soil, and LIGO can have huge spin-off benefits for the country's science and technology sector. तो इसके मेरी समझ से एक मेंस का सवाल इसके ऊपर बन सकता है, साथ ही साथ प्री के लिए इंपॉर्टेंट ये सवाल बनेगा ही बनेगा, मुझे ऐसा लगता है। प्री पूछा जा सकता है व्हाट इज LIGO, और इसके साथ अगर आप इसको आगे आप पढ़ना चाहते हैं, इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट पे बहुत डिटेल में दिया गया है। हम इसको समझेंगे कि एक्चुअली ये जो प्रोजेक्ट है वो इंडिया के लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। Why LIGO India matters? LIGO India, for which with the government approval was given on Thursday, would be the fifth node of this international network of gravitational wave observatories and possibly the last. The instruments at these observatories are so sensitive that they can easily get influenced by events like earthquakes, landslides, or even the movement of trucks and produce a false reading. That is why multiple observatories are needed to revalidate the signals. समझने वाली बात यह है कि हिंगोली महाराष्ट्र में इसको बनाया जाएगा। समझने वाली बात यह है कि छोटे छोटे नहीं, मतलब किसी भी बड़े मूवमेंट से ये इसकी रीडिंग्स पे फर्क पड़ता है। अर्थक्वेक हो गए, लैंडस्लाइड्स हो गए, मूवमेंट ऑफ ट्रक से भी इसकी रीडिंग से फर्क पड़ता है। तो उसके लिए एक आइसोलेटेड जगह होनी जरूरी है जहां पर इस प्रोजेक्ट को लगाया जा सके। द चांसेस ऑफ टू ऑब्जर्वेटरीज लोकेटेड इन डिफरेंट जियोग्राफीज प्रोड्यूसेस द एग्जैक्ट सेम फॉल्स रीडिंग और नेग्लिजिबल। ठीक है, समझ में आती है बात। नाउ फॉर इंडिया LIGO इज अ मोमेंटस माइलस्टोन। ये वही इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल से ली हुई लाइन है, क्योंकि वो उन्हीं के पेज पे अवेलेबल भी है। इंडिया हैज बीन एन एक्टिव कोलैबोरेटर इन number of international science projects. These include the Large Hadron Collider experiments and ITER, the effort to create a thermonuclear reactor that would enable controlled nuclear fusion reactions. India is also expected to be a partner country in setting up the next space station after the current International Space Station comes to the end of its life later this decade. ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको पूरा आर्टिकल को पढ़ें, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले सेक्शन में जहां पे साइंस और टेक वाला पार्ट हम कवर करते हैं, उसके लिए प्री और मेंस में आप इसको तैयार कर सकते हैं। नोट्स बनाइए और इसको अपने और अपडेट करते रहिए। जैसे कि LHG की बात थी, तो LHG क्या था उसमें जाइए, वो देखिए क्या घटना घटी थी, इसमें क्या निकल के आया था। फोन स्विट्जरलैंड का नाम आता है, उसको देखिए। फिर वो ITER की बात कर रहे हैं, तो ITER क्या चीज है, उसको नोट डाउन कर लीजिए। अब LIGO की बात आ गई, LIGO को लिख लीजिए। उस तरीके से स्टेप बाय स्टेप नोट्स बनाएंगे तो दिक्कत आपको नहीं होगी। Now next news है, day after rocket attack, major escalation as Israeli forces strike Lebanon Gaza Strip। ये जो न्यूज है इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, अब हम इस मैप पे इन सारी जगहों को देखेंगे। पहला हम देखेंगे कि इजराइल कहां पर है, फिर हम देखेंगे गाजा कहां पर है, फिर हम देखेंगे कि लेबनान कहां पे। सबसे पहले हम लोकेट करते हैं, ये जो इलाका आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे ब्लैक से लिखा है, दैट इज लेबनान, राइट, लेबनान दिख रहा है। फिर हम लोकेट कर रहे हैं गाजा, ये जो ग्रीन वाला छोटा सा पट्टी दिख रही है गाजा पट्टी है, ठीक है। उसके बाद ये जो आपको पूरा ये इलाका दिख रहा है ना, एक्चुअली इसको पूरे को इजराइल ही काउंट किया जाता है, बिकॉज इस इलाके में बहुत डिस्प्यूटेड एरियाज बहुत ज्यादा हैं। इस वजह से वेस्ट बैंक, गोलान हाइट्स, सीरिया और इजराइल सब की बातें होती हैं। बट अगर आप देखें ये पूरा का पूरा इसी का तो डिस्प्यूट है कि आधा इलाका किसी ने ले रखा है, आधा इलाका किसी और ने ले रखा है।
तो इजराइल एंड द ऑक्यूपाइड टेरिटरीज, तो इसमें जो ये मैप मुझे मिला है वेबसाइट से, वो लेटेस्ट जो वहां पे झगड़े वाले इलाके चल रहे हैं उसमें से भी दिया हुआ है। तो ये पूरा का पूरा जो इलाका, अगर आप देखें ये पूरा का पूरा इलाका अगर टेक्निकली पॉलिटिकल लेवल से आप देखें तो इजराइल ही काउंट होता है, ठीक है। बट उसमें भी कई डिवाइड्स हैं, अगर आप देखें आपको दिखाई देगा वेस्ट बैंक यहाँ दिखाई दे रहा है, गाजा मैंने आपको दिखाया, लेबनान दिखाया, सीरिया ये है, गोलान हाइट्स ये आपको नाम से सुना ही होगा, गोलान हाइट्स दिख रहा है, ये आपको डेड सी दिख रहा है, जॉर्डन दिख रहा है, राइट। और ये इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं इजराइल, ठीक है। ये इजराइल का ही इलाका है जो कई उसमें बटा हुआ है, ठीक है। तो ये ऐसे मैप में आपको देखना जरूरी है कि एक्चुअली कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीजें हैं। आपने सिनाई का भी नाम सुना होगा, सिनाई इजिप्ट में सिनाई है, यहाँ पे हमने उसको लोकेट कर लिया है। मेडिटेरियन सी हमने यहाँ पे देखा, तेल अवीव हमने यहाँ पे देख लिया, और साथ ही साथ कुछ और इम्पोर्टेंट दिखता है तो अम्मान दिख रहा है, जॉर्डन अम्मान दिख रहा है, इसराइल तो है ये, और हेब्रॉन, ओके या सो उसके साथ आप यहाँ पे देखेंगे कई सारे ऐसी जगह हैं जो आप न्यूज में हैफा हम सुनते रहते हैं, तो न्यूज में आता रहता है। जब भी आप न्यूज देखें, आपने देखा ये आर्टिकल देखा, उसके बाद आपने सबसे पहले आपका काम ये होना चाहिए कि आप इसको मैप में लोकेट कर लें कि भाई जगह कहाँ पे दिखती है, क्योंकि सवाल ऐसे ही बनेंगे कि सपोज प्री में सवाल ऐसा बनेगा, बने भी है पहले, कि वेस्ट बैंक इजराइल के ईस्ट में है या वेस्ट में है। अब ध्यान दीजिए, ये पूरा इलाका इजराइल का काउंट होता है, राइट। अब वेस्ट बैंक तो इसके ईस्ट में हुआ ना, ये इलाका ईस्ट में हुआ तो ईस्ट में है, पर अगर आपने इसको मैप में नहीं देखा होगा तो आप क्या बोलोगे, वेस्ट बैंक है तो यार वेस्ट में ही होगा, राइट। तो गलतियां इस तरीके से होती हैं। फिर आपको बोले गाजा पट्टी या गाजा स्ट्रिप इजराइल के ईस्ट में है या वेस्ट में है, तो गाजा पट्टी इसके वेस्ट में है। अगर आप डिवाइड करोगे तो ऐसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, तो ये हमारी वेस्ट में चली जाएगी, राइट। तो इस तरीके से मैप को अगर आप लोकेट करके पढ़ेंगे तो आपको हमेशा फायदा मिलेगा। तो अगर आप देखें इस आर्टिकल में, ऐसे अगर मैं आपको बोलूं कि वहां अटैक हुआ और बम गिराए गए, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं, ऐसा कभी आपसे पूछा डायरेक्टली नहीं जाता है। लेकिन आपको पता क्या करना है कि लेबनान कहाँ पे है, इजराइल किसकी बात हो रही है, गाजा स्ट्रिप की कहाँ बात हो रही है, ठीक है। और ऐसे कौन से इलाके हैं जो इस पर्टिकुलर आइटम न्यूज आर्टिकल में बात किए गए हैं। देखिए वेस्ट बैंक यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप हमेशा मैप में लोकेट करके देखिए। उसके बाद आते हैं, इन मीटिंग विद गवर्नमेंट ऑनलाइन गेमिंग फर्म्स वेलकम रूल्स सीक इजियर केवाईसी नॉर्म। ये आर्टिकल से मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि जो रूल्स आने थे ऑनलाइन गेमिंग्स को लेकर के, उसके केवाईसी नॉर्म्स की बात चल रही है, उनको सुधारने की बात चल रही है कि केवाईसी नॉर्म्स को सुधारा जाए और सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज को डेवलप करने की भी बात चल रही है, ठीक है। द रूल्स फॉर ऑनलाइन गेमिंग नोटिफाइड थर्सडे रिक्वायर the setting up of multiple self-regulatory bodies whose approval will be required for online games with a monetary element. Games that involve wagering on outcomes of events will not be allowed. और वो गेम्स अलाउड नहीं होंगे जिनके खेलने के बाद किसी को कोई वेज मिलता हो, किसी को कोई फायदा मिलता हो, पैसा मिलता हो। तो राजीव जो आईटी मिनिस्ट्री के हेड है राजीव चंद्रशेखर साहब, उन्होंने कहा भी था कि मई जून तक इसकी पॉलिसी आ जाएगी। तो केवाईसी नॉर्म्स को लेकर के ये आर्टिकल आया है, इसको दिमाग में रखिएगा। आपके आईटी वाले सेक्शन में इसके ऊपर मेंस में सवाल बन सकता है कि ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के बहुत कियोस है, और इसके साथ गवर्नमेंट भी काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है कि ऑनलाइन गेमिंग्स को स्ट्रीमलाइन किया जाए, ताकि जो जिनसे पैसा आपको मिलता है और जिनसे आपको पैसा नहीं मिलता है, सिर्फ फन के लिए खेले जाते हैं जो गेम, उनकी करेक्ट और सही गाइडलाइंस होनी चाहिए, क्योंकि लोगों का इससे काफी नुकसान भी होता है, ठीक है। नाउ ये जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं डेटा है, WHO का डेटा है, और सॉरी WHO का नहीं, FAO का डेटा है, यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO का डेटा है। इसमें कहते हैं कि वर्ल्ड फूड प्राइसेस फॉल फॉर 12th स्ट्रेट मंथ इन अप्रैल। मतलब जब से ये यूक्रेन वॉर चालू हुई है उसके बाद से जो स्ट्रीमलाइन जो इंडेक्स है उसके पिक्चर्स हैं, आप देखें, यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO वर्ल्ड प्राइस इंडेक्स फेल फॉर 12th consecutive month in March and in now down 20.5% from a record high hit last March following Russia's invasion of Ukraine, ठीक है। इसमें समझने वाली बात क्या है कि सबसे पहले हमें पता हो कि FAO क्या है भाई, कौन सी संस्था है, इसमें डेटा क्यों आया हुआ है। उसके साथ ही साथ हमें यह पता हो कि रशिया और यूक्रेन वॉर के बाद क्या ऐसी घटना घटी जिससे कि फूड इंडेक्स प्राइस ऊपर गए, ऊपर देखिए यहाँ पे काफी टॉप पे अब नीचे जा रहे हैं, राइट। तो ऊपर क्यों गए, ऐसे क्या कारण थे,
कि कौन से वैश्विक कारणों की वजह से ये हुआ और उसके बाद नीचे क्यों जा रहे हैं, ये हमको पता होना चाहिए। जबकि हम सब जानते हैं कि अभी कल ही की रिपोर्ट आई हुई है आरबीआई की, जिन्होंने वहां पे रेपो रेट को अनचेंज रखा। तो अगर आप मैं कल का आर्टिकल देखेंगे जो मैंने आज ही पब्लिश किया है, उसमें मैंने बताया है कि आरबीआई ने अपना रेपो रेट अनचेंज क्यों रखा। तो अगर आप इस तरीके से कनेक्ट करके पढ़ोगे तो आपको जीएस3 में ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट बैठता है, जहां पे आपको डेटा भी समझ में आएगा और इसका रिलेवेंस भी समझ में आएगा। पढ़ते हैं न्यूज का आर्टिकल क्या कहना चाहता है। The FAO price index, which tracks the most globally traded food commodities, averaged 126.9 points last month against 129.7 for February. मतलब numbers गिर रहे हैं। A combination of ample supply, subdued import demand, and the extension of the Black Sea grain deal contributed to the drop. वो कहना चाहते हैं क्या हुआ है, एम्पल सप्लाई, काफी अच्छी सप्लाई भी है, सबड्यूड इंपोर्ट और जो इंपोर्ट की डिमांड कम है, एंड एक्सटेंशन ऑफ ब्लैक सी ग्रेन डील, और ब्लैक सी ग्रेन डील की वजह से जो प्राइसेस है वो ड्रॉप हुए हैं। ठीक है, द एजेंसी सेड दैट डिक्लाइन इन द इंडेक्स रिफ्लेक्टेड लोअर प्राइसेस फॉर सीरियल्स, वेजिटेबल्स, ऑयल एंड डेयरी प्रोडक्ट्स व्हिच ऑफसेट राइजेस इन शुगर एंड मीट प्राइसेस। सो इसको अगर सपोज करिए मैं इसको नहीं पढ़ती हूँ, ऑलराइट, अब मैं आपको बिल्कुल सीधा तरीका बताती हूँ। जब भी ऐसा कोई आर्टिकल आप देखें, सबसे पहले इंपॉर्टेंटली मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूं, हाँ, सबसे पहले क्या है, आप इस संस्था के बारे में पता लगाओ, व्हाट इज एफएओ। एफएओ क्या है, नोट्स बनाओ। ठीक है, ये मैं फ्रेशर्स के लिए बताती जा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत लोग ये बोलते हैं बच्चे की मैम आप सिर्फ ऐसा लगता है उनको बता रही हैं जिनको सब कुछ आता है, तो ये उनके लिए भी है जिनको कुछ नहीं आता, आप सब मिले एक समान हो। तो एफएओ अगर आपको नहीं पता, सबसे पहले आप वेबसाइट पे जाओ, चेक करो एफएओ क्या है। ये आपके लिए आज का होमवर्क है, कुछ आर्टिकल आज होमवर्क की तरह भी मैं आपको दे रही हूँ। उसके बाद ये पता लगाओ कि कल का जो आर्टिकल था, 7 अप्रैल का जो आर्टिकल था, जो मैंने अब डिस्कस भी किया है, उसमें ये देखो कि आरबीआई ने अपने रेपो रेट को अनचेंज क्यों रखा है। ठीक है, और उसके ऊपर 7 अप्रैल का ही आपका इंडियन एक्सप्रेस का एक एडिटोरियल भी आया हुआ है, जिसमें आरबीआई का रेट को लेकर के एक बड़ा आर्टिकल है, मैंने शेयर भी किया था। उन दोनों को पढ़ो और उसके बाद एफएओ के इस डेटा पे आओ जो आज कल 8 तारीख को छपा है, आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी। वैसे आपके लिए अगर आप देखें जो ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं, चैनल फॉलो करते हैं, आप समझ गए होंगे कि आरबीआई ने अपना रेपो रेट अनचेंज क्यों रखा, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि फूड प्राइसेस या वैश्विक मंदी की वजह से, या स्लो डाउन, मंदी का मतलब स्लो डाउन, ऐसे मंदी डिक्लेयर नहीं हुई है लेकिन स्लो डाउन चल रहा है, जिसकी वजह से आपका जो डिमांड है, जो इंपोर्ट है, इंपोर्ट डिमांड सबड्यूड हुई है, और साथ ही साथ जो स्टैग्नेंसी भी आई है इस वॉर को लेकर के। ध्यान रखिएगा, जब भी कोई घटना घटती है ना, तो एकदम से वो मार्केट पे इंपैक्ट डालती है। इंपैक्ट का मतलब सपोज करिए 21 में वॉर चालू हुई, जैसे कि जनवरी 21 में चालू हुई, उसके बाद देखिए प्राइसेस बढ़े, यहां तक बढ़ते हुए गए। अब क्या हो रहा है, 22 आने के बाद स्टेबलाइज रहे, फिर गिरने चालू हुए और गिर रहे हैं, राइट। तो जब भी कोई घटना घटती है तो उसके बाद उसका इंपैक्ट इंस्टेंट आता है, और जब वर्ल्ड में कोई घटना घट रही है, वैश्विक लेवल पर घटना घट रही है, तो सालों में उसका महीनों में इंपैक्ट आता है और वो काफी समय तक रहता भी है। अब जबकि इससे कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा इस वॉर से, तो लोगों के अंदर इस वॉर के लिए स्टैग्नेंसी आ गई है, तो वो स्टैग्नेंसी मार्केट में भी दिखाई दे रही है और प्राइसेस नीचे गिर रहे हैं। तो आरबीआई ने इसी को दिमाग में रखते हुए इस उम्मीद से अपने रेपो रेट को अनचेंज रखा है। इसको आप अगर आर्टिकल में पढ़ेंगे तो भी आपको यही चीजें मिलेंगी कहीं ना कहीं। अगर मिले तो मुझे कमेंट बैक जरूर करिएगा, अगर मेरा एफर्ट है समझाने का आपको समझ में आता है तो। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है तस्मेनियन टाइगर के ऊपर, पेपर क्लिप, इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर में आप देख सकते हो न्यूज रिसर्च में, इसमें उन्होंने इस डॉग के बारे में बात करी है। रिसर्चर्स इवैल्यूएटेड रिपोर्ट ऑन द एनिमल फॉर ओवर अ सेंचुरी एंड क्लासिफाइड देम इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी। तस्मेनियन टाइगर एक्सटेंड साइंस 1930s में हैव सर्वाइव्ड अंटिल द अर्ली 2000s सजेस्टेड रिसर्च। तो ये डॉग है, अगर आप देखें डॉग टाइप है और इसके ऊपर धारियां ऐसी बनी हुई है, राइट, लेकिन लगता है इसे डॉग है, इसे तस्मेनियन टाइगर भी बोला जाता है। तो इसको लोग डॉग की तरह ही कंसिडर करते हैं लेमन लैंग्वेज में, पर इसका नाम है तस्मेनियन टाइगर, और इसके एक्सटेंट होने पर एक बड़ा नहीं छोटा सा आर्टिकल छपा है इंडियन एक्सप्रेस पे पेपर क्लिप में। अगर आप इसके डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि ये टाइगर किस तरीके का है और इसका एक्सटेंट होने के कारण क्या क्या है, क्या क्या होता रहा उस इलाकों में जहां से घटना घटी है, राइट। सो देयर आर पॉकेट्स वेयर द स्पीशीज कुड हैव मेंटेन स्मॉल पॉपुलेशन, said Barry Book, a professor of environmental sustainability
एट यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मेनिया। वन ऑफ द प्रॉब्लम विद इसको कहते हैं थाइलेसीन, जिसका नाम बोला जाता है थाइलेसीन। एन एक्सटेंशन इन जनरल इफ इट्स हार्ड टू प्रूव something is truly gone. Australia's night paradox, for instance, was thought to be extinct for 140 years until its recent rediscovery. तो ये कहना चाहते हैं ये जो तस्मेनियन टाइगर है ये एक्सटेंट हो चुका है और इसके फैक्टर्स भी ये बताना चाहते हैं। समझने वाली बात क्या है, ये जो टाइगर है इसका नाम पूछा जा सकता है प्री में कि ये कहाँ पाया जाता है, एक्सटेंट है या एक्सटेंट नहीं है। तो आप सबसे पहले IUCN की वेबसाइट पे जाएंगे और इसका नाम टाइप करके देखेंगे कि ये एक्सटेंट है या नहीं एक्सटेंट है, इसको डबल चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद का दूसरा नाम है थाइलेसीन, भी इसका नाम है, वो भी आप याद रखिए, नोट्स में लिखेंगे। उसके बाद अब आता है मेन चीज कि तस्मेनिया कहां पर है। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया का मैप खोलते हैं तो उसके इस इलाके में, मतलब अगर मैं डिवाइड करूं तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, तो ऑस्ट्रेलिया के साउथ वाले इलाके में, पूरा साउथ का इलाका हुआ, साउथ में तस्मेनिया है और इसको इसके पास पड़ता है तस्मान सी। तस्मान सी तस्मेनिया और न्यूजीलैंड के बीच में है। इसके एक जो इसका जगह जो कैपिटल मानी जाती है उसका नाम है हॉबर्ट, राइट। उसके बाद यहाँ पड़ता है इंडियन ओशन। उसके अगर आप ईस्ट वेस्ट की आप बात नॉर्थ की बात करें तो ये तस्मेनिया के नॉर्थ में पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पे सीधे कैनबरा हमको दिख रहा है। उसके बाद पैसिफिक ओशन हमने देखा, कोरल सी हमने देखा, वानुआतू अभी कुछ दिन पहले बात भी हुई थी, उसके ऊपर बात चली रही है जिसमें उन्होंने ICJ में बात कही थी कि इतने सारे पैक्ट्स हो चुके हैं, इतने अग्रीमेंट हो चुके हैं एनवायरमेंट को लेकर के, लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप अभी तक उठाया नहीं गया। वानुआतू ने अपील करी है ICJ में कि वो जो देश है, क्योंकि अगर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समंदर का लेवल ऊपर जाता है तो वानुआतू उन देशों में से एक है जो डूब जाएगा, राइट, या जो कहना चाहिए आइलैंड देश है। तो उस केस में वानुआतू ने रिक्वेस्ट करी ICJ में कि आप कोई स्टेप उठाइए या फिर इसको, या इतने पैक्ट हुए हैं आज तक, ये COP की मीटिंग होती रहती है, COP की मीटिंग होती रहती है, क्योटो प्रोटोकॉल, तरह के प्रोटोकॉल्स बनते रहते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड कुछ नहीं होता। तो वानुआतू वहां फेमस हुआ। तो आप ये देख रहे हैं वानुआतू भी आपको दिख रहा है, सोलोमन आइलैंड दिख रहे हैं, पापुआ न्यूगिनी दिख रहा है, ईस्ट तिमोर दिख रहा है, इंडोनेशिया यहाँ पे दिख रहा है। ये सारी चीजें मैप में लोकेट कर लिए, ये सारे के सारे आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट बैठते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं, अगर आप इसको और एक्सप्लोर करोगे, किसको हम एक्सप्लोर करेंगे, तस्मेनिया को, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें ग्रेट वेस्टर्न माउंटेन्स दिखते हैं, हमको यहाँ पे लेक गॉर्डन दिखती है, उसके बाद हमें हंटर आइलैंड दिखता है, किंग आइलैंड दिखता है, फ्लिंडर्स आइलैंड दिखता है और फॉर्नो ग्रुप भी दिख रहा है, आई थिंक आइलैंड का ग्रुप होगा। फिर बैंक्स स्ट्रेट दिख रही है, उसके बाद स्टॉर्म बे दिख रही है, बास स्ट्रेट यहाँ दिख रहा है, इंडियन ओशन, तस्मान सी ऑफ कोर्स, एंड ये वाला इलाका दिख रहा है हार्ट्स माउंटेन नेशनल पार्क। हार्ट्स माउंटेन नेशनल पार्क कहाँ है, सब पूछा जा सकता है आपसे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसको और एक्सप्लोर आप कर लीजिए, क्योंकि जब ऐसे नाम आते, तस्मेनिया का नाम आ गया, तस्मान सी कहाँ पे है, तो प्री में सवाल बनते हैं, बड़े आसान होते हैं, लगते हैं मुश्किल है, पर वहां पे आप खो जाएंगे, तो उसको मैप में देखना जरूरी है। उसके बाद आते हैं स्पॉटलाइट अगेन ऑन डोकलाम। जैसे कि हम जान रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मीटिंग हुई थी किंग ऑफ भूटान जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक इन न्यू दिल्ली ऑन अप्रैल 4। उसके ऊपर पूरा आर्टिकल लिखा है निरुपमा सुब्रमण्यम ने, और ये लिखना चाह रही है कि जो ये ट्राई जंक्शन है ना इंडिया भूटान चाइना का, उसके ऊपर भूटान को लगता है कि चीजें क्लियर है, पर चाइना कहीं ना कहीं ड्रैगन की तरह आ जा रहा है। इसका मेन नक्शल यही है स्ट्रेटेजी का। और ये इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेनेशन वाले सेक्शन में आपको मिलेगा, एक्सप्लेन वाले सेक्शन में, जब डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी, स्ट्रेटेजी में आपको देखने को मिल जाएगा। आप पढ़ सकते हैं, इसको पूरा नोट्स बना सकते हैं। मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि भूटान PM हैज सेड Thimphu is close. Thimphu मतलब जो भूटान की कैपिटल Thimphu is close to resolving the border dispute with Beijing, and there are no Chinese incursions in this territory. India-Bhutan relations are very special, but China remains a dragon in the room. लेकिन क्योंकि वो कह रहा है कि चाइना कहीं ना कहीं ड्रैगन की तरह बीच में आ जाता है। इस आर्टिकल को आप पूरा पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, आपकी गुड टू नो, आपकी नॉलेज को इनहांस करेगा। कुछ चीजें मुझे लगता है हाईलाइट करने वाली है, वो देख लेते हैं। सबसे पहले बटांगला, आपने बटांगला नहीं जाना हो जान लीजिए। बटांगला इसी ट्राई जंक्शन के पास पड़ता है, ये आपसे प्री में पूछा जा सकता है। इसके बाद चिकन स्नेक, पहले पूछा गया है कि चिकन स्नेक कहाँ है, कौन से इलाके में है और क्या इसका सिग्निफिकेंस है, पूछा गया है। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि डोकलाम के लिए समझिए, डोकलाम इंपॉर्टेंट क्यों है, ट्राई जंक्शन है और डिस्प्यूट का इलाका है तीन देशों के बीच, चाइना, इंडिया और भूटान मतलब नेपाल के बीच, राइट। उसके बाद समझने वाली बात यहाँ पे ये है, नो नॉट नेपाल, सॉरी क्या था,
Alright. Now ट्राई जंक्शन क्या है? ट्राई जंक्शन इज अ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया, भूटान एंड चाइना. ठीक है, इन तीन देशों के बीच में है. और ट्राई जंक्शन इसलिए कहा जाता है, अगर आप मैप में इसको लोकेट करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो डोकलाम का जो हिस्सा है वो यहाँ पे पड़ता है, और भूटान यहाँ पे दिख रहा है हमको, यहाँ पे हमको चाइना दिख रहा है, और यहाँ पर जो इलाका, ये वाला इलाका है, इंडिया का इलाका पड़ता है. ठीक है, और इसी इलाके को अगर आप पिक्चर में देखें यहाँ पर, तो ये अगर पिक्चर ड्रॉ करते हैं तो ये इलाका चिकन स्नैक दिखाता है. ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें, ये चिकन या फिर आप देखिए चिकन है, इसका यहाँ से नेक दिखाई दे रहा है. तो ये जो इलाका है चिकन स्नैक कंसिडर किया जाता है. तो ये सवाल पहले बना भी है, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया कि चिकन स्नैक एक्चुअली कहाँ कंसिडर होता है. तो जो इलाका यहाँ पे हिट करता है, और यही डिस्प्यूट ट्राई जंक्शन मतलब चाइना, भूटान और इंडिया का ट्राई जंक्शन हिट करता है. पास में और भी इलाके हैं जो नेपाल के लिए और इंडिया चाइना के लिए डिस्प्यूट के इलाके हैं, क्योंकि ये जो पहाड़ी इलाके वैसे भी आप देखें चाइना कहीं ना कहीं घुसपैठ की कोशिश करता ही रहता है, तो ये हमेशा मुद्दे पे बने रहते हैं, न्यूज में रहते हैं. लेकिन फिलहाल ये डोकलाम का जो इश्यू है वो यहाँ से कंसिडर होता है. अब देखते हैं कि आखिर डोकलाम कहाँ पे है. तो डोकलाम में छोटा सा जो इलाका दिख रहा है आपको, भूटान थिम्पू, ये आपको दिखा, ये भूटान है. ये हमारा जो इलाका हुआ वो चाइना का इलाका हुआ. और अगर आप ये देखें बिल्कुल पास में, ये जो यहाँ से अगर देखें, ये जो इलाका यहाँ से इंडिया का टच करता है पूरा का पूरा भूटान को, राइट. यहाँ नाथुला पास है, नाथुला पास गैंगटॉक दिख रहा है यहाँ पे. तो ये पूरा का पूरा ट्राई जंक्शन कंसिडर कहलाता है, इसलिए डिस्प्यूट में है और रहता ही है, न्यूज में भी है. ये सॉल्व और ना सॉल्व होने वाली घटना नहीं है. ये कितनी बार न्यूज में आती है और कितनी बार प्री और मेंस में पूछी जाती है, इस बात की घटना है. ये सॉल्व होगा या नहीं होगा इस पे नहीं जाना है. ये घटना क्या है, इस पे क्या बहस हो रही है, सालों से क्या होता आया है, किसने क्या कहा, उसके ऊपर आप थोड़ा सा नोट्स बना लीजिए, जहां पे आपको पता होना चाहिए कि भाई ट्राई जंक्शन क्या है, चिकन स्नैक क्या है, डोकलाम इशू क्या है, उस पर नोट्स बना लीजिए. आपकी आईआर वाले सेक्शन में काम आता है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप में. और साथ ही साथ GS1 में आपका ज्योग्राफी वाला पार्ट भी कवर करता है, और GS2 में आपका आईआर वाला सेक्शन भी कवर करता है. अब आती है व्हाइट टाइगर लविंग इडू मिश्मी आर अगेंस्ट अ टाइगर रिजर्व इन दिबांग सेंचुरी. दिबांग सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश, आपके लिए प्री के लिए इंपॉर्टेंट. और साथ ही साथ इसमें एक ट्राइब की बात हो रही है, उसका नाम है इडू मिश्मी. इडू मिश्मी ट्राइब कहाँ पाई जाती है, ये भी आपसे प्री में पूछा जा सकता है. ऑल्दो ये इशू ये है कि दिबांग सेंचुरी जो टाइगर रिजर्व कंसिडर की जाने वाली है, जो कोर्ट केस चल रहा है, उसको अनाउंस किया जाने वाला है. तो इडू मिश्मी के जो ट्राइब है वहां पे, इसके लिए सब ट्राइब है, उसके लिए मना कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं. सो द इडू मिश्मी आर अ सब ट्राइब ऑफ द लार्जर मिश्मी ग्रुप. अदर सब ट्राइब्स आर डिगारू एंड मिजू, who are known for their weaving and craftsmanship skills and live mainly in the Mishmi Hills bordering China. तो ये जो आपका बॉर्डरिंग चाइना तो है, लेकिन वो इस साइड भी पाई जाती है. तो ये जो ट्राइब है ये आपसे प्री पूछी जा सकती है, इसलिए मैंने इसको एड ऑन किया आपके लिए. और ये जो सेंचुरी है दिबांग सेंचुरी, आपको पता होना चाहिए. द एंसेस्ट्रल होमलैंड ऑफ इडू मिश्मी आर स्प्रेड ओवर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिबांग वैली एंड लोअर दिबांग वैली एंड पार्ट्स ऑफ अपर सियांग एंड लोहित. ये आपको पता होना चाहिए, ज्योग्राफी में पहले ही बता चुकी. लोहित और उसके आसपास की जो इलाका है, सियांग, दिबांग, दिहांग, 3 तरह के जो पार्ट पड़ते हैं वो. और साथ ही साथ जो वहां पे जो माउंटेन चेन्स हैं, जहां पर आपका जहां बारिश ज्यादा होती है, और कई सारे ऐसे सेंचुरीज हैं. आपका असम का इलाका है, आपका सिक्किम और गैंगटॉक का इलाका है, वहां पे कई ऐसी चीजें हैं जो पहले प्री में पूछी गई हैं, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकती हैं. फिलहाल इस आर्टिकल में 2 चीज जरूरी है कि दिबांग सेंचुरी कहाँ पर है, क्योंकि न्यूज में है, और साथ ही साथ जो इडू मिश्मी ट्राइब है वो कहाँ पाई जाती है, ये आपसे पूछा जा सकता है. तो आप इसे लोकेट कर लीजिए, अपने नोट्स में एड ऑन भी आप कर सकते हैं.